चलिए शुरू करते हैं। तरंग तरंग मतलब वेव। वेव शुरू करते हैं। वेव से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन, वो हम करेंगे। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वन-लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होगी? वस्तुओं के कंपन के कारण। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बाहरी आवाज आ रही है तो किसी न किसी कंपन हो रही है, किसी न किसी वस्तु में कंपन हो रही है, तभी ध्वनि की आवाज हो रही है। आप जान गए। ठीक है, किसी माध्यम में विक्षोभ के संरचना को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। जैसे ही तरंग की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी माध्यम से, मतलब किसी माध्यम में अगर विक्षोभ का संरचना हो तो कहा जाएगा क्या, पता है? तरंग कहलाएगा। ठीक है, कहीं भी संरचना हो या कहीं भी हो तो वो तरंग होगा, है ना। जैसे देखिए, जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है कहलाती क्या है, पता है? ध्वनि। तो देखिए, तरंग भी एक ध्वनि ही है, आप अच्छे से जानते हैं। तो जैसे ही जो तरंग में सुनने की संवेदना उत्पन्न होगी, सुनने मतलब सुन सकते हैं, वो कहलाएगी क्या? तो तरंग जो है ध्वनि होती है, ध्वनि कहलाएगी। समझ गए? ठीक है, आप समझ गए। आपसे पूछता है कि ध्वनि किसका एक रूप है, तो हम जानते हैं ऊर्जा का रूप माना जाता है। किसका? ऊर्जा का रूप मानते हैं, ये समझ गए। ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है, पता है? निर्वात अर्थात शून्य में गमन नहीं कर सकता ध्वनि। जब भी करेगा तो ठोस चीजों में करता है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। चलिए और पढ़ते हैं, हम जानकारी ज़्यादा नहीं देंगे, यही किताब देगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है। तो जैसे वायु में ध्वनि तरंग की बात होगी, अनुदैर्घ्य तरंग लगा दीजिएगा, टिक लगा के आ जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा वायु में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। पूछेगा ध्वनि में कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये भी सवाल बनता है। अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जाती है कैसे? ठोस में, द्रव में, गैस, तीनों में किया जाता है। सोच लीजिए, मतलब मैंने तो सिर्फ ठोस में बोला है ना, लेकिन आपको याद रखिए द्रव में भी मिलेगा, गैस में मिलेगा। सिर्फ निर्वात और शून्य में छोड़कर ठोस, द्रव, गैस तीनों में आपको अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। समझ गए होंगे। चलिएगा, ध्वनि की अगर बात करें तो हम पढ़े थे क्या कि ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? तो निर्वात और शून्य में, लेकिन ठोस, द्रव, गैस तीनों में कर सकती है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आवृत्त का एशा मात्रक है, पता है? हार्टिज होता है। देखिएगा, पूछेगा आपसे कि एक हार्टिज बराबर होता है कितना? एक कंपन सेकंड होता है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कैसे। देखिए, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछे तो मीटर एंगस्ट्रम बताएगा। एंगस्ट्रम बोलते हैं, एंगस्ट्रम। ठीक है, अगर पूछे एक एंगस्ट्रम बराबर होता है तो कितना होता है, पता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो पूछेगा कि एक एंगस्ट्रम जो है बराबर होता है, ये सब तरंग का वेव पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें है। ठीक है, ध्वनि भी इसी माध्यम से होता है, तरंग के कारण ही होता है, तो ध्वनि भी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब जैसे 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर पता है? नैनो मतलब 9, 10⁻⁻9 बता दीजिएगा, -9 मीटर होंगे। तो 1 नैनोमीटर कितना होगा? हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर होंगे। एंगस्ट्रम माना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे याद कर लीजिएगा, सिर्फ सुनिए, याद हो जाएगा। इसमें सवाल पूछेगा कि ध्वनि का वायु में वेग होता है 332 मीटर सेकंड। तो 332 मीटर सेकंड किसका है? तो ध्वनि का वायु में वेग है। वायु में वेग होता है ध्वनि का। समझ गए? पूछ रहा है कि ध्वनि का हाइड्रोजन में वेग होता है कितना? 1269। ठीक है, 69 मतलब 69। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जैसे ही पूछेगा ध्वनि का हाइड्रोजन का वेग पूछे आपसे, तो हम बताएंगे 1269 बताइएगा। ठीक है, मतलब 1269 बता दीजिएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, 269 भी बोल सकते हैं, मीटर सेकंड होगा। तो किसका? तो याद रखिएगा, ध्वनि का हाइड्रोजन में वेग होता है। ये हो गया। आपसे पूछेगा ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग होता है कितना? 269 होता है। देखिए, इसमें से ये 1 को हटा दीजिए और 269 होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में वेग पूछ रहा है, किसका? ध्वनि का। तो याद रखेंगे ये 3 चीज कि जैसे ही वायु में पूछे, ध्वनि का वायु में वेग पूछे तो आप बताइएगा 332 मीटर सेकेंड। अगर ध्वनि का हाइड्रोजन में पूछे तो हम बताएंगे कितना? 1200 कितना? 69 बताएंगे। ठीक है, आगे पूछे कि ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग कितना होगा? तो 269 लगा दीजिएगा, मतलब 269 बता दीजिएगा।
चलिए, ध्वनि का जो है भाप 100 डिग्री सेल्सियस में वेग होता कितना है, तो 405 मीटर सेकंड होंगे, मतलब 405 होंगे। कितने होंगे? 405 मीटर सेकंड होंगे। कब? जब ध्वनि का जो है भाप जो है 100 डिग्री सेल्सियस में वेग करेगा तभी होगा। तो वेग होता कितना है, तो 405 मीटर सेकंड होंगे जब भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ध्वनि का अल्कोहल में वेग जो होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा 1260 मीटर सेकंड होता है। जैसे हाइड्रोजन में आप याद रखिए सिर्फ 9 का अंतर है और इसमें 0 का अंतर है, तो उसी तरह याद रखिएगा अल्कोहल में कितना बताएगा, 1260, मतलब 1260 मीटर सेकंड होगा। समझने की कोशिश किए, मतलब हाइड्रोजन जैसे ही रहेगा तो 1 2 तो रहेगा, 6 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्कोहल जैसे होगा तो 1 2 तो रहेगा, 6 0 होगा, 9 हट जाएगा। समझ रहे? याद करवाने की कोशिश मैंने किया। आपसे पूछेगा ध्वनि का लोहे में वेग जो होता है कितना होता है, याद रखिए 5130 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, कितना बताइएगा, 5130 मीटर सेकंड। आप जैसे याद कर सकते हैं, जैसे मैं याद करता हूँ 5130 मीटर सेकंड। जैसे आपसे पूछे 5130 ऐसे याद कर सकते हैं, 5130 ऐसे याद कर सकते हैं, तो हम हर ढंग से याद करते हैं। तो आपसे पूछेगा जैसे ही ध्वनि का लोहे में वेग जो होता है हम बताएंगे 5130 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा ध्वनि का जल में वेग जो होता है हम बताएंगे 1483 मीटर सेकंड होता है। तो जैसे ही ध्वनि का अगर जल में वेग पूछे, जल में वेग जो होता है वो होता है 1483, याद रखिए 1483 मीटर सेकंड होता है। ये याद हो गया। अब चलिए मैं कैसे फोन नंबर की तरह याद करता हूँ आपको सुना देता हूँ। अब फर्स्ट सुनाता हूँ। पूछेगा ध्वनि का वायु में वेग जो होता है बताएंगे 332 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, आपसे अब पूछेगा ध्वनि का हाइड्रोजन में वेग जो होता है कितना होता है, तो 1269 मीटर सेकंड होता है। आपसे पूछेगा ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग जो होता है कितना होता है, 269 मीटर सेकंड होता है, ये भी बोल देंगे। आपसे ये पूछेगा ध्वनि का भाप जो है 100 डिग्री सेल्सियस में वेग जो होता है कितना होता है, तो 405 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा ध्वनि का अल्कोहल में वेग जो होता है कितना होता है, 1260 मीटर सेकंड होता है, ये भी। आपसे पूछेगा ध्वनि का लोहा में वेग जो होता है कितना होता है, तो 5 याद रखिए 5130 मीटर सेकंड होता है। अब जैसे ही ध्वनि का जल में वेग जो पूछेगा तो हम लिखेंगे 1483 मीटर सेकंड होता है। याद हुआ कि नहीं? हर ढंग से मैंने कर दिया, हिंदी से इंग्लिश में या नंबरिंग में, सब में मैंने याद करवा दिया। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि समुद्र जो जल है, समुद्र जल में ध्वनि का वेग अगर होता है तो कितना होता है, 1533 याद रखिएगा मीटर सेकंड होता है, मतलब 1533 मीटर सेकंड होता है। तो किस में? समुद्र जल में ध्वनि का वेग होता है, याद रखिएगा। ये हो गया कितना, 1533 मीटर सेकंड। अगर पूछे पारा में ध्वनि का वेग जो होता है कितना होता है, तो 1450 मीटर सेकंड होता है। कितना होता है? 1450 मीटर सेकंड होता है। अब इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, 1450 बोलेंगे, याद रखिएगा 1450 बोलेंगे। किसमें होता है? पारा में ध्वनि का वेग होता है। ये हो गया। अब जैसे अब समुद्र की हो गई, पारा की बात हो गई, तो कांच को क्यों छोड़ना। तो कांच में ध्वनि का वेग जो होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा लोहे के बाद, लोहे से ज्यादा तो कांच में होता है। क्यों? क्योंकि लोहे का आप पढ़े थे 5130, ठीक है, लोहे में होता है। लेकिन कांच में जो याद रखिए ध्वनि का वेग जो होता है 5640 मीटर सेकंड होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। समझ गए? कांच में। लेकिन यहाँ हम लोग आंसर लगाते हैं लोहे में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर कांच होगा तो कांच ही लगा दीजिएगा। तो कांच में ध्वनि का वेग जो होता है कितना होता है, तो 5640 मीटर सेकंड बता दीजिएगा। ये सब वेग है, ध्वनि का जो है वेग है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, ध्वनि तरंगे होती है तो बताइएगा, क्या बताइएगा, प्रत्यास्थ तरंगे बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रत्यास्थ। तो ध्वनि के तरंग अगर पूछे तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग अगर एक और पूछ दे कि क्या बोलेंगे उसको, ध्वनि तरंग होते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ तरंगे बोलते हैं। याद हो गया? ठीक है, तो ये याद हो गया। आपसे पूछेगा कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो जो है परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण करते हैं। तो ध्वनि तरंगे अगर पूछे कि किसके कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न, मतलब प्रतिध्वनि रिपीट करता है, तो परावर्तन के कारण होता है। प्रतिध्वनि वही हुआ ना, याद रखेंगे। मतलब सिर्फ याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कुछ और नहीं लीजिएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता क्या है, तो इस्पात में होता है, मतलब ठोस में होता है। लीजिए, ठोस में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए
कांच में ध्वनि का वेग पूछा तो बताएंगे 5640 पूछेगा, सबसे ज़्यादा वेग अगर पूछेगा तब। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। यहाँ पे कन्फ्यूजन आप होता कि लोहे में होता है कि किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा तो आपको इस्पात और ठोस में होता है, लेकिन वेग के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोहे से ज़्यादा वेग में अगर बात देखा जाए तो कांच का होता है, जो कि 5640 मीटर। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ये नहीं बोलिएगा सर कि आप गलत बता दिए, नहीं, ये हम वेग के हिसाब से आपको बोले कि कांच जो है 5130 है के हिसाब से ये कांच हमारा सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, नहीं तो कहिएगा कि गलत बता दिए। तो ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में होता है, मतलब ठोस में होता है। ये हो गए। इसमें देखिए जैसे ही पारस्व की बात करेंगे, पारस्व तरंग की बात करेंगे, तो इसमें 3 तरंग होते हैं, जिसमें पारस्व और एक अश्रव, एक श्रव तरंगे। तो श्रव तरंगे की अगर बात होगी तो हम लोग इंसान जैसा सुनते हैं। पारस्व तरंगे की बात होती है कि हम लोग सुन नहीं सकते, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। कितने ज़्यादा होता है? 20,000 हार्टेज से ज़्यादा होता है। और श्रव तरंगे क्या होती है? 20 हार्टेज से लेकर 20,000 हार्टेज तक माना जाता है। ठीक है, ये हम अनुमान लगाते हैं किसका? श्रव का, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। आश्रव तरंगे की आवृत्ति अगर पूछे तो 20 हार्टेज से जो है कम होता है, समझ गए? जो है अवश्रव तरंगे। पारस्व तरंगे 20,000 हार्टेज से अधिक होगा, याद रखेंगे। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आओ, ये क्वेश्चन छूट रहा था, ये क्वेश्चन देख लीजिए कि 3000, ये जो इंडिकेशन जो ए का देख रहे हैं और डिग्री का ऊपर, तो ये तरंगदैर्घ्य का ही है। तो तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की आवृत्ति होगी कितनी, अगर पूछे क्या 3000 का पूछे तो हम बताएंगे कि 1 इंटू, याद रखिएगा 10 पे पावर कितना, 10 पे पावर कितना, 15। ठीक है, एच जेड होगा, मतलब हार्टेज होगा, मतलब 1 गुना 10 पे पावर 15 हार्टेज होगा। याद रखेंगे किसका? 3000 तरंगदैर्घ्य का, याद रखिएगा प्रकाश की आवृत्ति के मामले में। चलिए देखिए, किस औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव सीमा है? तो हम जानते हैं कि किसी अगर औसत वयस्क व्यक्ति के लिए अगर ध्वनि श्रव हो, तो श्रव में मैंने क्या बोला था कि 20 हार्टेज से लेके 20,000 हार्टेज तक लगाया गया है, जिसमें हम लोग सामान्य लोग सुन सकते हैं। ये हो गए। अब देखिए पारस्व तरंगे अगर पूछे तो पारस्व तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था। ये सवाल पूछता है कि पारस्व तरंगे जो है सबसे पहले जो है किसने सीटी बजाई थी, जो कि ये उत्पन्न हुआ था? कौन ऐसे वैज्ञानिक थे? तो वो थे हमारे गाल्टन ने। श्रव तरंगे, याद रखिए श्रव तरंगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का आता है सुनाई देने का। तो श्रव तरंगे के वाहक तरंग पर, एक मिनट, श्रव तरंगे के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है मॉड्यूलन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलन। मॉड्यूलन कहेंगे क्या? एक से अधिक है तो पिंड की चाल कहलाती क्या है? पराध्वनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पराध्वनिक कहलाएगा। पूछते यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाएगी? पराध्वनिक कहलाएगी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब जैसे ही देखें पराध्वनिक समझ गए, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि मैक संख्या 5 से अधिक है, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, देखिए यहाँ पे पढ़े क्या, मैक संख्या अगर पूछे 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या होगी? पराध्वनिक। क्या होगा? पराध्वनिक। अब जैसे ही बात कर देंगे हम थोड़े से जूम करके कि देख लीजिए यदि मैक की संख्या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो पिंड की चाल कहलाती क्या है? अति पराध्वनिक। क्या होगा? अति पराध्वनिक। जैसे ही 5 से अधिक की बात करेगा अति पराध्वनिक बोल देंगे। 1 से अगर पूछे तो हम बताएंगे पराध्वनिक। अब देखिए आगे भी पढ़ेंगे मैक संख्या क्या होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? तो विमान में किया जाता है। तो जैसे ही अगर मैक संख्या की उपयोग करने की बात होगी तो हम अपने हवाई जहाज को, विमान को याद कर लेंगे। टिक लगा के आ जाएगा कि नहीं? विमान की जगह पर हवाई जहाज ले लिया तो ठीक है, मैक संख्या उसी में हम उपयोग करते हैं। अब देखिए डेसिबल, डेसिबल जो इकाई होता है जिसे हम डीबी से इंडिकेट करते हैं, डीबी से इंडिकेट करते हैं ना डेसिबल को, हाँ करते हैं। तो डेविस इकाई जो होता है ध्वनि तीव्रता की बात करता है, ध्वनि तीव्रता, जो कि आप देखे होंगे अगर मूवी सॉरी क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में डेसिबल बोलता है कि इतने साउंड हुए धोनी के नाम पे, विराट के नाम पे, तो इसी के अनुसार होता है, डेसिबल यही होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता पता चलता है। अब देखिए श्रेणी अनुनाद होने पर पावर फैक्टर का मान जो है
हो जाता है तो 1 हो जाता है। कितना होता है? 1 हो जाता है। ये याद रखेंगे। अब देखिए पूछता है कि मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है तो 85 डेसिबल। क्या होता है? 85 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न होती है? तो हम बताएंगे लगभग 30 डेसिबल होता है। अब सोच के देखिए ना, आप शोर करिएगा तो 85 डेसिबल, ठीक है। अगर बातचीत सिर्फ करते हैं तो 30 डेसिबल। सोचिए, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं जानबूझ के छोड़ता हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन को इसलिए छोड़ता हूं बीच में क्योंकि उस क्वेश्चन को पूरा करने का बताना चाहता हूं कि एग्जाम में ये हूबहू नहीं देगा, कुछ अलग ढंग से देगा, इसलिए बोलता हूं। इसलिए थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को। जैसे देखिए इसी में मैं क्वेश्चन को बताता हूं कैसे। दीर्घ रेडियो तरंगों या तरंगे अगर मान लीजिए पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? ठीक है, तो आयन मंडल से होती है। अब मैं बोलूं कि अब मान लीजिए मेरे पास अगर सवाल हो तो हम बोलेंगे कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो है बताएंगे कि कहाँ परिवर्तित होती है, पृथ्वी के कौन से जगह पे होगी? तो आयन मंडल पे होगी, आयन मंडल से होती है ना। पृथ्वी पे अगर रेडियो तरंगे की अगर बात करें तो कहाँ से होगा? आयन मंडल से होगा, है कि नहीं। चलिए सोनियोग्राफी, सोनोग्राफी बोलते हैं, सोनियोग्राफी भी कहीं कहीं दे देता है, तो कंफ्यूज मत रहिएगा। सोनोग्राफी में कौन सी तरंग काम आती है? अब देखिए सोनोग्राफी में अगर पूछे कौन सी तरंग काम आएगी तो पारस्व तरंगे। अब पारस्व तरंगे जो काम आती है वो याद रखिएगा कहाँ पे आएगी? तो सोनियोग्राफी में आएगी। सोनियोग्राफी में कौन सी तरंगे आती है? पारस्व तरंगे आती है, पारस्व तरंगे काम आती है। ये हो गया। ध्वनि का सुरीला होना निर्भर करता है किस पे? ध्वनि का तारतम्य पे, उतार चढ़ाव जहां पे हो तारतम्य पर निर्भर करता है। अब चलेंगे, दो उत्तरोत्तर जो है श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंगदैर्घ्य। इसी को कहते हैं, जैसे दो उत्तरोत्तर की अगर संगर की बात करें श्रृंग की, या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच, गर्त होता है ना बीच में उसका, उसकी दूरी, बीच की जितनी दूरी है उस बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन होती है पता है? दृश्य प्रकाश तरंगे सबसे क्या होती है? सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे होती है। आपसे पूछेगा कि ध्वनि का प्रभाव, याद किया, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड तक रहता है आपके कानों में, कोई भी बात अगर होता है तो। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हो तो अपवर्तित रहता है। क्यों? आवृत्ति के कारण। किसके कारण? आवृत्ति के कारण। अब जैसे जैसे पूछे आपसे कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? तो 17 मीटर तो पक्का चाहिए। कितना? 17 मीटर। 17 मीटर तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं, उड़ता है क्योंकि चमगादड़ पार्श्व तरंग उत्पन्न करता है। तो आपसे यही पूछता है कि पार्श्व तरंग अगर पूछे कि उत्पन्न कौन करता है तो ये अंधेरे में जो है चमगादड़ जो उड़ते हैं वही करते हैं, चमगादड़ करते हैं। अब पार्श्व तरंग की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की बात करता है, तो यही तो चमगादड़ तो ही करता है, आप जानते हैं। चलिए आगे चलते। अब इस सवाल को देखिए, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगें लाई जाती है। तो आपसे पूछेगा कीड़ा को भगाना है, किसी भी हानि पहुंचाने वाले जो है तत्व को घरों से दूर करना है, मतलब कोई भी मतलब कीड़े मकोड़े को दूर करना है, तो भाई क्या करेंगे? अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो भागेगा। भाग जाता है कि नहीं? देखिए विमानों की बात करते हैं, मतलब जहाजों में आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग करते हैं? तो हम पार्श्व तरंग का ही उपयोग करते हैं। अगर विमान का आंतरिक अगर भाग को हमको साफ करना है, मतलब अंदर के भाग को साफ करना है, तो हम क्या करेंगे? वो पार्श्व तरंग का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक कीड़ों भगाने के लिए, अगर पार्श्व तरंग तो विमान या जहाज का जो आंतरिक भाग को साफ करने के लिए, ये भी बोल सकते हैं। देखिए तरंग का वेग जो है जिसे हम v से इंडिकेट करेंगे, आवृत्ति n से, और तरंग दैर्घ्य का जो ये सिंबल है इसका जो संबंध है, या इस सिंबल को क्या कहते हैं पता है? बहुत थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, क्या है पता है? इसका बोलते हैं, देखिए बोल रहे हैं जिस ज़्यादा लिख देते हैं, लैम, लैम आधा म होगा, बड़ा, लैम बड़ा बोला जाता है इस सिंबल को, ठीक है, संकेत को, प्रतीक को याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य के ये इस प्रतीक को का संबंध जो है तो क्या बोलेंगे? v बराबर n इंटू, इस सिंबल को लैम्बडा बोलते हैं, तो लैम्बडा जैसा इंडिकेट कर दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा।
देखिए आपसे पूछेगा कि चंद्रमा पर धरातल से दूर जो विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है वो क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? क्योंकि वायुमंडल में अनुपस्थिति के कारण होता है, अनुपस्थिति के कारण होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंट होता है, याद रखिएगा। ये जान के आपसे पूछेगा कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है, यदि दाब दुगनी कर दी जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर सेकंड ही रह जाएगा, या दुगनी कर दीजिए चाहे जो कर दीजिए। तो जैसे ही अगर ध्वनि की चाल पूछे 332 मीटर सेकंड होए, अब दाब अगर उसकी दुगनी कर दें, चाल उतना ही है, तो अगर दाब मान लीजिए दुगना कर दे तो दाब कर दीजिए तो चाल कर दीजिए, बराबर ही रहेगा, 332 मीटर सेकंड ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पूछता है कि बादलों की बिजली की चमक में काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है पता है? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, एकदम सही होती है। ध्वनि की चाल से ज्यादा जो है प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। ये पूछ रहा है आपसे कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में, याद रखिएगा, ठोस द्रव तीनों में होता है, लेकिन सबसे कम अगर आपसे पूछे तो गैस में, और सबसे ज्यादा आपको ठोस मतलब इस बात में। वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से क्या होता है? घटता है। अगर ध्वनि में वायु का तापमान घटेगा तो ध्वनि का आवाज जो है घट जाएगा, याद रखिएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, है ना। देखें पराध्वनि विमान उड़ते हैं कहाँ? तो ध्वनि की चाल से अधिक उड़ता है। तो जैसे ही पराध्वनि विमान की बात करें, जो जहाज की बात करते हैं, तो वो करेंगे ध्वनि की चाल से अधिक होता है आपके। अब चलिए थोड़े से और जो भी बचे हुए उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि पराध्वनि विमान कौन सा जो है प्रघाती तरंगे पैदा करते हैं? तो परश्व तरंगे पैदा करते हैं। कौन सी तरंगे पैदा करता है? परश्व तरंगे करता है, ये जान के। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय जो है अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 से अधिक होना चाहिए, तभी होगा, समझ गए? मतलब देखिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज जो हम लोग का वास्तविक आवाज है और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल अगर पूछे होना चाहिए तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। 10 सेकंड से अधिक होगा तभी सुन पाएगा। देखिए जैसे ही विस्पंद की बात करेगा, विस्पंद मतलब बीट का सुनेंगे बीट्स बोलते हैं। एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है, कब घटेगा? तब घटेगी जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्तियां होंगी। तो कब घटेगा? जब पता है, जब लगभग समान होगा, दोनों बराबर होगा, तभी ये घटना घटेगी, विट्स वाली घटना घटेगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इससे ज़्यादा सवाल, हाँ इससे पूछेगा आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में घनत्व जो है कम होता है। इसी कारण होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में जो है घनत्व कम होता है, इसी कारण क्या होता है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। देखिए मैक संख्या हम लोग पढ़े, मैक संख्या के बारे में पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए मैक संख्या का क्वेश्चन अगर आपको जो ये पूछ रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो मैक संख्या क्या है? तो देखिए जैसे ही बात करेंगे तो वस्तु के वेग की बात करेगा, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। यही तो है। देखिए वस्तु के वेग हो या उसके माध्यम में हो या उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग अगर अनुपात में हो, अनुपात को हम कहेंगे मैक संख्या, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे मैक संख्या क्या है। देखिए साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। देखिए 30 तो पक्का है, 30 और 40 के बीच भी माना जाता है, तो याद रखिएगा डेसिबल होते हैं। समान मतलब बातचीत हम लोग जो साधारण बातचीत करते हैं, याद रखिए। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण। यही कारण तो होती है, कोई आवाज़ मोटी, कोई पतली, कोई उतार चढ़ाव करते हैं ना, उसी के कारण तारत्व के कारण होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए तारत्व का इंग्लिश अगर आपसे पूछे तो पिच बता दीजिएगा, पिच, जैसे पिच नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे ही निर्भर तो करता है ना, आवृत्ति पे ही, जैसा आवृत्ति होगा उस हिसाब से होगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण मतलब पतली होती है ना, क्योंकि महिलाओं की आवाज का क्या होता है? तारत्व अधिक होता है। सोचिए पिच जो है इसका अधिक होता है, महिलाओं में ही होता है।
आपसे पूछेगा स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ जो है आवृत्त अधिक होता है, तो महिलाओं में तो ये आवृत्त के अधिक होने के कारण। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो ध्रुवन। क्या होता है? ध्रुवन, याद रखिएगा। रडार की कार्य प्रणाली जो होते हैं किस सिद्धांत पर जो है आधारित होती है? तो रेडियो तरंग का परावर्तन पे ही आधारित होता है। अब देखिए इको साउंड की बात करते हैं। इको साउंड प्रयोग होता है कहाँ? समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंड का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट दूर रहिए तो आपको जो है वो सुनाई देगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत जो है पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन पे ही कार्य करता है। जो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम याद रखिएगा परावर्तन के कारण करता है, परावर्तन पे कार्य करता है, परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। याद। सोनार की बात करते हैं। सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालन में लाया जाता है। नौ संचालकों को जो है ये प्रयोग करते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। तो नौ संचालन में हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि नौ संचालक को द्वारा दिया हो, नौ में भी प्रयोग करते हैं। मतलब 9 के लोग करेंगे और कौन करेगा? देखिए गुंजहीन हॉल एक है, देख रहे हैं गुंजहीन हॉल मतलब जिसे डेड हॉल बोलते हैं, का जो है अनुरण काल होता है। अनुरण काल होता है तो कब होता है पता है? 0 सेकंड में होता है, 0 सेकंड में होता है, उसी को डेड हॉल भी बोलते हैं। देखिए अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन जो है किया है, तो कौन किया है? तो वो किए हैं सेविन ने। कौन किए हैं? सेविन ने। तो अनुरण काल पूछा जाए या हॉल, अनुरण काल तथा हॉल, इसको डेड हॉल भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कि आयतन के बीच का संबंध अगर पूछे प्रतिपादन किया है तो सेविन ने किया था। देखिए आपसे पूछेगा जब सेना पुल को पार करती है, जब सेना कोई पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्योंकि देखिए सैनिक जो है मैदानों में एक साथ लय के साथ चलता है, पैर चलता है, लेकिन पुल पे जैसे ही होगा तो उस पे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पैरों से जो उत्पन्न ध्वनि के अनुदान के कारण जो है अनुनाद के कारण, अनुनाद मतलब आवाज के कारण जो है पुल टूटने की खतरा बढ़ जाता है। अनुनाद बोलते हैं, अनुदान बोल रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये सवाल पूछेगा रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण क्या है? अनुनाद। अब ये जो अनुनाद आप देख रहे हैं ये इसी का था। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अनुनाद के कारण जो है पुल टूटने का होता है, क्योंकि एक लय के साथ जब अगर चलेंगे तो पुल टूटने का आवाज के कारण हो जाता है। और यही जो अनुनाद है ये रेडियो का कारण होता है। रेडियो स्टेशन जो चलता है इसी के कारण चलता है, इसी पे आधारित होता है अनुनाद। ठीक है, याद रखिएगा अनुनाद मतलब एक लय के साथ। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं, साथ साथ बजता है ना, तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देता है। इसका कारण पता है क्या है? व्यतिकरण है। क्या है? व्यतिकरण है। किसी ध्वनि श्रोता कि आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को कहते क्या है? डॉपलर का प्रभाव करते हैं। जैसे ही ध्वनि में उतार चढ़ाव की बात होगी, आवृत्ति में होने वाली जो उतार चढ़ाव होती है जो कि डॉपलर का प्रभाव हम कहेंगे। और डॉपलर का प्रभाव संबंधित है ध्वनि से ही। याद रखिएगा ध्वनि से ही संबंधित है। ध्वनि हीरो खिलाड़ी नहीं, ध्वनि आवाज से संबंधित है, ये समझिएगा। फन कर रहा हूँ, सॉरी। चलिएगा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? क्योंकि डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, डॉपलर के प्रभाव, ये डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है कि जब ट्रेन आता है तो उसकी आवाज़ और भी तेज होती जाती है। किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग के कारण किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे एक जैव पद्धति जिसमें परस्व तरंग जो है परस्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी में किया जाता है। तो जैसे ही आपसे पूछेगा कि एक जैव पद्धति है जिसमें परस्व ध्वनि का उपयोग हम करते हैं, तो उस उपयोग में जो करते हैं उसे सोनोग्राफी, जो कि हम सबसे ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो लाऊंगा जो मैं हिट का ऊष्मा कराऊंगा। ठीक है, तो ये समझ गए। तो चलिए अब जो भी टेबल बचा हुआ है मैं उसे खत्म करता हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग विभिन्न वर्णों के तरंग दैर्ध्य।
तो विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य जो पढ़ेंगे उसमें याद रखिएगा एक तरफ वर्ण होंगे, एक तरफ तरंगदैर्घ्य, जिसे हम नैनोमीटर में हम लोग इंडिकेट करेंगे, नैनोमीटर में बोलेंगे। जैसे बैगनी वर्ण जो होते हैं याद रखिएगा उसका नैनोमीटर पूछे, तरंगदैर्घ्य पूछे तो हम बताएंगे 400 से लेके 440 जो है नैनोमीटर में होता है। किसका? तरंगदैर्घ्य, बैगनी का याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य। अगर जमुनी का तरंगदैर्घ्य जो है नैनोमीटर में अगर बोले तो हम बताएंगे 440 से लेके 460 होता है, याद रखेंगे। उसी तरह नीला तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें तो उसका नैनोमीटर पूछे तो 460 से लेके 500 के बीच होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करेंगे, बच्चा चिल्ला रहा है। हरा का अगर बात करें, हरा तरंगदैर्घ्य की बात करें तो नैनोमीटर का अगर बात करें तो 500 से 570 होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे कि भाई पीला तरंगदैर्घ्य का नैनोमीटर बताइए तो हम बताएंगे कितना? 570 से लेके 590 बताएंगे। नारंगी का अगर नैनोमीटर पूछ रहा है तो 590 से 620 बता देंगे। तो आप समझ रहे हैं, नारंगी का तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है और उसका अगर नैनोमीटर पूछ रहा है तो हम बताएंगे 590 से 620 के लमसम बता देंगे, ठीक है। आपसे पूछे लाल और बैगनी को याद कर लीजिए। लाल का तरंगदैर्घ्य अगर पूछ रहा है, उसका नैनोमीटर पूछ रहा है तो हम बताएंगे 620 से 700 के बीच बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा 700। चलिए अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उनके तरंगदैर्घ्य, जिसे तरंग को हम ए से डिग्री से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ऐसे याद करिएगा, ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखिए तरंग की बात करें और एक तरंगदैर्घ्य की बात करें तो याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य की बात करें तो कॉस्मिक किरणें जो होती है उसका तरंगदैर्घ्य अगर आपसे पूछे तो 0 से लेके 0.01 होता है। किसका? कॉस्मिक किरणें की, याद रखिए, बहुत ईजी। अब जैसे गामा किरणें की बात पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा किरणें की अगर तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है ना तो हम बताएंगे 0.01 तो है ही, वहां से लेके 0.1 होगा, याद रखिए गामा किरण का, याद रखिएगा गामा किरण का तरंगदैर्घ्य होगा, ठीक है। ऊपर जो पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं उसके तरंगदैर्घ्य पढ़ रहे हैं तो ये सारे जो भी है संबंधित हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक्स किरणें, अब गामा किरण हम पढ़ लिए तो एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य भी तो पढ़िएगा, तो क्या बढ़ेगा 0.1 से लेके 150 तक बताइएगा। सोचिए 150 तक बताएंगे, मतलब 150। दृश्य किरणें अगर पूछे तो दृश्य किरणें ज्यादा होता है, कितना? 3800 से लेके 7600 तक हो गए, मतलब 3800 से लेके 7600 तक होगा, याद रखेंगे, ऐसे याद करिएगा। रेडियो तरंगे अगर पूछ रहा है तो रेडियो तरंगे का याद रखिएगा, अगर पूछे तरंगदैर्घ्य तो हम बताएंगे 3 × 10⁻9 से लेकर 3 × 10⁻14 तक याद रखेंगे, मतलब 3 गुणे 10⁻9 से लेके 3 गुणे 10⁻14 याद रखिएगा रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य है। अगर परावैगनिक किरणें की अगर तरंगदैर्घ्य पूछे तो 150 से लेकर 3800 याद रखिएगा, और कुछ ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे और पूछेगा अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7600 से लेके 6 गुना 10⁻6 होगा, इतने जो है तरंगदैर्घ्य होंगे अवरक्त किरणें के। अवरक्त किरणें जरूर पूछता है, याद रखिएगा, इसका तरंगदैर्घ्य याद करेंगे। सूक्ष्म तरंग की अगर बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य जो पूछता है 6 गुना 10⁻6 से लेके 3 गुना 10⁻9 होगा, ये याद रखिएगा सूक्ष्म तरंगे का। तो ये हो गया आपके तरंगदैर्घ्य। अब सबसे इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न क्या बनता है वो आगे चलते हैं, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो पढ़ेंगे उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि चलिए आगे क्या पढ़ते हैं, खोजकर्ता पढ़ लेते हैं। आगे इस चीज को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका, क्योंकि तरंगदैर्घ्य परिषद हम समझिए गामा किरण का बता चुके हैं। तो देखिए गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड बोलते हैं। एक्स किरण की खोज रोंजन जी किए हैं। परावैगनिक किरण की खोज रिटर जी किए हैं। दृश्य विकिरण की खोज कौन किए? तो न्यूटन जी। न्यूटन जी किस चीज़ का खोज किए भाई? तो हम बताएंगे दृश्य विकिरण का खोज किए हैं, ये समझ गए। आपसे पूछेगा अवरक्त किरण का खोज कौन किए? तो हर्शैल जी किए हैं। तो हर्शैल जी जो हैं वो जो है अवरक्त किरण का खोज किए हैं। आपसे और सवाल पूछेगा कि बताइए लघु रेडियो तरंग जो है क्या है? तो हम बताएंगे कि भाई लघु रेडियो तरंग का जो खोज करता है उन व्यक्ति का नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन है अच्छा। कैसे? तो हेनरिक हार्टेज जी हैं, क्योंकि हार्टेज जी है ना, हार्टेज जी हैं। तो हार्टेज जी जो हैं लघु रेडियो तरंग की खोज किए हैं। अब दीर्घ रेडियो तरंग की खोज कौन करेगा? तो देखिए
अब हार्टेज जी किए हुए हैं लघु मतलब छोटा, तो दीर्घ करने वाला भी तो सोचेगा कि हम बड़े बनेंगे, तो वो हैं मार्कोनी जी। मार्कोनी जी हैं, बहुत पावरफुल है मार्कोनी जी हैं, समझ रहे हैं। तो मार्कोनी जी जो हैं दीर्घ रेडियो तरंग की खोज की। ये आपका हो गया क्लियर। अब देखिए इसमें आपको अगर हार्टेज में पूछते कि मान लीजिए आवर्त तरंग का हार्टेज में पूछते, तो आप याद रखिएगा कि गामा किरण का अगर हार्टेज में पूछे, ये पढ़ा चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गामा किरण देख लीजिएगा ऐसे। हार्टेज की अगर बात करते हैं आवर्त परिसर का, तो 10⁻20 से लेके 10⁻18 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स किरण का पूछे तो आप बताइएगा 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक। परावैंगनिक का पूछे तो 10⁻16 से 14 तक। घटाते चल जाइए, मतलब देखिए 20 से 2 हुआ 18, 18 से 2 घटा दिए 16, 16 से 2 घटा दिए 14, 14 से 2 घटा दीजिए 12, 12 से 2 घटा दिए 10, और 10 से 2 घटा दिए 8, अब 8 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि 6 से 2 घट जाता है, तो याद रखिएगा गामा किरण का अगर शुरुआत सबसे पहले होगा 20 से 18, तो 20 से 18 ऊपर की बात करते हैं, 10 तो सब है घातांक, मतलब 10 तो सब है लेकिन घातांक चेंज रहता है, तो याद रखिएगा 10 से 18, 18 से जितना घटते जाएगा सब 2 2 2 2 घटते चल जाएगा 12 ऊपर का घातांक, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा क्या होता है कि इसको याद रखना होगा दीर्घ तरंग और लघु तरंग। लघु तरंग का है कि 10 8 होता है, ये तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन दीर्घ तरंग से चेंज होता है 6 से 4 हो जाता है, समझ गए। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं आवर्त परिसर का जो है, ये नॉर्मल है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। 10 से 2 घटाते चलेगा, मतलब 20 से मान लीजिए 10 तो नीचे रहेगा, 20 से 18 लाना है तो 2 घटेगा 18, 18 के बाद यहाँ 2 घटा दिए 16, तो ऐसे हो जाते हैं गामा किरण का एक्स किरण का, ऐसे याद करिएगा। ये समझने की कोशिश की इसलिए हम जोड़ दिए। चलिए और जो बचा हुआ था थोड़ा सा मैंने बताया नहीं था, जो कि मैं बता देता हूँ। जैसे ये तो हो गया कॉस्मिक किरणें हो गई, ये हो गए आपका, और बचा हुआ हाँ देखिए ये बताना भूल गया था मैं, क्या था ये देखिए, ये जरूर पढ़ना था। देखिए जैसे कि बता देते हैं कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है, तो ध्वनि की चाल जो है आपको मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस पे बताना है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम ऊपर पढ़े हैं उसमें क्या बोला है कि ध्वनि की चाल पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से, तो 260 मीटर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम पढ़ चुके हैं ये वन लाइनर में। अब वायु में पूछ रहा है, तो वायु में ध्वनि का चाल अगर पूछे तो कितना मीटर सेकंड पे बताएंगे डिग्री सेल्सियस, 332। भाप का 100 डिग्री, मान लीजिए पानी 100 डिग्री पे खोल रहा है, तो उसका अगर पूछे तो क्या बताइएगा डिग्री सेल्सियस, 405, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एल्कोहल का देखिए यहाँ पे चेंज है, एल्कोहल का पूछ रहा है 1213, कहीं कहीं 1200 चेंज है, ठीक है, 1200 ज़्यादा दे रहा है, 1200 कितना दे रहा है पता है, 1260 दे रहा है, ठीक है यहाँ पे एल्कोहल का, तो ये 1213 कर दिया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 1200 जो है 69 होता है, 69 70 है ना, 69 होता है, 69 होता है, तो 1269 ये भी पढ़ चुके हैं हम। आप देखिए पारा का पूछा, तो पारा का भी हम बोले थे 1450 याद रखिएगा, 1450 ऐसे याद रखेंगे। और जल में पूछा था तो 1483, क्या है ये सब चाल है, याद रखिएगा, ठीक है, चाल है, कितने मीटर सेकंड में है चाल, याद रखिएगा। समुद्र का जल ये सब पढ़ चुके थे, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ऑनलाइन में, लेकिन ये नहीं पढ़े थे डेसिबल। तो जैसे कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रता में अगर पूछेंगे, ध्वनि की स्रोत पढ़ेंगे और तीव्रता डेसिबल पढ़ेंगे, ये सब सिर्फ सुन लीजिए, जरूरी नहीं है सुनना होगा सुनिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए साधारण बातचीत की बात करें तो इसमें ध्वनि का अगर पूछे तो 30 से 40 होता है, डेसिबल होता है, किससे 30 से 40 होता है। जोर से बातचीत करने की बात होती है तो 50 से 60 डेसिबल के बीच होता है। अगर जोर से हम लोग बात करते हैं, जैसे हम जोर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 50 से 60 के बीच होता है। ऐसे साधारण बातचीत करेंगे तो 30 से 40 होगा, 30 से 40 होगा, है ना, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा ट्रक और ट्रैक्टर दोनों की अगर उसकी तीव्रता, ध्वनि तीव्रता डेसिबल पूछे तो 90 से 100 के बीच होता है, याद रखिएगा। अब ऑर्केस्ट्रा जो बजाया जाता है वो उसका डेसिबल पता है 100 होते हैं, 100 डेसिबल होता है, समझिए बहुत दिक्कत हो रहा है, आगे बढ़ता है ऑर्केस्ट्रा का। विद्युत मीटर का अगर पूछे तो 110 डेसिबल होते हैं। मोटरसाइकिल का 110 होता है, सबसे ज़्यादा ये सब होते हैं। देखिए सायरन का अगर पूछे, जो साउंड है सायरन आवाज़ देते हैं गाड़ी उड़ी में पीपी का, तो वो 110 से 120 होता है। जेट विमान का सबसे ज़्यादा 140 से 150 होता है, और सबसे ज़्यादा मशीन गन का आता है 170, और मिसाइल का तो मत बोलिए 180 डेसिबल तीव्रता में ऊपर की ओर काम करता है मिसाइल, समझ गए। तो ये हो गए आपके तरंग का, वेव का खत्म हो गया। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला कीजिएगा, इसी तरह छोटे छोटे वीडियो आपको देते रहेंगे, लेकिन याद रखेंगे, वेट करेंगे, वॉच करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो उष्मा का वेट करेंगे। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। जल्द कल आपका NCERT आने वाला है, फुल जल मंडल। जय हिंद जय भारत।